ये कहानी शुरू होती है टर्की से और वक्त होता है सन 1915। ये वो वक्त था जब तुर्की की गलीपोली में वार चल रहा था। इस वार में ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी ताकतें शामिल थी। गलीपोली वार 1915 से 1916 के बीच में लड़ा गया था। दरअसल ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसीलिए इसमें कई कंट्रीज शामिल थी, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर की तरफ से जर्मनी और हंगरी जैसी कंट्रीज लड़ रही थी, तो वहीं ब्रिटिश एम्पायर को फ्रांस, रशिया जैसी कंट्री का साथ था। इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, जो फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। आखिरकार 7 महीने के बाद एंजाक यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पीछे हट जाते हैं और ऑटोमन एम्पायर की जीत हो जाती है। अब गलीपोली जंग को खत्म हुए 4 साल गुजर जाते हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न वेस्टर्न विक्टोरिया दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जोशुआ कॉर्नर है, जो कि एक किसान है। साथ ही वो वाटर डिवाइनर भी है, यानी कि पानी को खोजने वाला। दरअसल वो डांसिंग मेथड का यूज करके जमीन में पानी तलाशता है और वो इस काम में माहिर होता है, क्योंकि जहाँ वो रहता है वो एक बंजर इलाका है, इसीलिए उसे जमीन से ही पानी निकालना पड़ता है। अब जब वो पानी खोज लेता है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इस बियर में पानी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद रात को वो अपने घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उनके बेटे के जूते साफ कर रही होती है। वो जोशुआ को बताती है कि बच्चे सोने चले गए हैं, वो कहानी सुनने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जोशुआ अपने बच्चों के कमरे में जाता है और उन्हें कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो कमरा खाली होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके 3 बेटे थे, जो 4 साल पहले गलीपोली जंग में मारे गए थे, लेकिन आज भी लिज़ी ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसके बेटे मर चुके हैं। दरअसल उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके बेटे अभी भी जिंदा हैं। वो जोशुआ से कहती है कि तुम जमीन से पानी तो ढूंढ सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को क्यों नहीं ढूंढ सकते। जोशुआ के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि अपने बेटों को खोने का उसे भी बहुत दुख होता है, लेकिन शायद उसने ये मान लिया है कि उनके बेटे जंग में मारे गए थे, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो वो 4 साल में अपने घर वापस आ ही जाते। जोशुआ को वो पल भी याद आते हैं जब उसके बेटे जंग में जा रहे थे। अब ऐसे अपने बेटों को याद करते करते वो सो जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब लिज़ी घर में नहीं होती। वो भागकर पास के तालाब पर जाता है, जहाँ लिज़ी की लाश पानी में तैर रही होती है। दरअसल उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली होती है और इस हादसे से जोशुआ पूरी तरह से टूट जाता है। लिज़ी हमेशा से चाहती थी कि जोशुआ उनके बेटों को ढूंढे, इसलिए जब जोशुआ उसे दफना रहा होता है तो वो अपनी मरी हुई वाइफ से वादा करता है कि वो उनके बेटों को ढूंढने जाएगा और उनकी रिमेन्स को उसके पास ही दफनाएगा। लिज़ी को दफना कर वो अपने बेटों को ढूंढने निकल जाता है। अगले सीन में मेजर हसन और सार्जेंट जमाल को दिखाया जाता है, जो आज जंग के 4 साल बाद गलीपोली आए होते हैं। वो यहाँ कर्नल ह्यूज से मिलते हैं। दरअसल गलीपोली में मेजर हसन और कर्नल ह्यूज आमने सामने लड़े थे और कर्नल अच्छी तरह से जानता है कि मेजर हसन एक शातिर ऑफिसर है, लेकिन अब वार खत्म हो गया है, इसलिए अब उनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती। कर्नल की यूनिट ब्रिटिश सोल्जर्स की लाशें ढूंढ रही होती है ताकि उन्हें ढूंढ के दफनाया जाए, क्योंकि इस जंग में हजारों सोल्जर्स मारे गए थे, जिनमें से कई सोल्जर्स की लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। अब क्योंकि मेजर हसन जंग के दौरान वहीं था, इसलिए कर्नल उसे मदद मांगता है ताकि वो बता सके कि कहां पर उन्होंने ज्यादा सोल्जर्स मारे थे। कर्नल कहता है कि हमने यहाँ पर अपने 10,000 सोल्जर्स गवा दिए हैं। तब मेजर हसन कहता है कि हमने यहाँ अपने 70,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स गवा दिए हैं, जिनमें से कई सोल्जर्स की लाशें हमें अभी तक नहीं मिली हैं। इसके बाद हम जोशुआ को देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से तुर्की जा रहा होता है। तभी उसे एक किस्सा याद आता है जब उसके तीनों बेटे शिकार पर गए थे और तभी इस बियर में एक रेतीला तूफान आ गया था। तब जोशुआ भागकर उन्हें लेने जाता है। उसके बेटे बहुत डरे थे। तब जोशुआ उन तीनों को चादर से ढक देता है और उन्हें हौसला देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब 3 महीनों के सफर के बाद वो तुर्की के इस्तांबुल पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही एक बच्चा उसे जिद करने लगता है। वो उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे होटल चलो, हम सबको शानदार खाना और रहने के लिए एक साफ कमरा देंगे, लेकिन जोशुआ उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो सीधा गलीपोली जाना चाहता है। वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि मुझे गलीपोली जाना है। तब वो बताता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए आपको ब्रिटिश के मिलिट्री हेडक्वार्टर में जाना होगा और वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। तभी वो बच्चा, जिसका नाम ओरहान होता है, वो जोशुआ का बैग लेकर भागने लगता है। दरअसल वो किसी भी हालत में जोशुआ को अपने होटल में लाना चाहता है। जोशुआ भी उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक पहुंच जाता है और अब वो होटल में रुकने के लिए मान जाता है, क्योंकि बिना परमिट के वो गलीपोली नहीं जा सकता। अब वो होटल के अंदर जाता है, जहाँ आयशा नाम की एक औरत होती है, जो ओरहान की मॉम है। जोशुआ कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो उसका दुश्मन मुल्क है और उसने भी जंग में बहुत कुछ खोया है। वो जोशुआ को बता दिया
है कि मेरे बेटे से गलती हो गई, यहाँ पर कोई रूम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जोशुआ को रूम दे देता है। आयशा इस्तांबुल में एक होटल चलाती है और साथ ही अपने फादर का भी ख्याल रखती है, जिनके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो जोशुआ के कमरे में टॉवल देने जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि आपको एक बार नीले दरगाह जाना चाहिए, यहाँ इस शहर की वो सबसे खूबसूरत जगह है। जोशुआ कहता है कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मैं गलीपोली जाना चाहता हूँ। ये सुनकर आयशा चौंक जाती है। वो जोशुआ को बताती है कि वहाँ पर अब भूतों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन जोशुआ उसे उसकी बात का जवाब नहीं देता। अगली सुबह जोशुआ ब्रिटिश मिलिट्री हेडक्वार्टर जाता है और ब्रिटिश ऑफिसर से गलीपोली जाने की परमिशन मांगता है। वो उसे अपने बेटों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि मैं उनकी रिमेन्स को ढूंढकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और उन्हें उसकी माँ के साथ दफनाना चाहता हूँ। लेकिन वो ऑफिसर उसे परमिशन देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसी हजारों रिमेन्स उस जमीन में दफन है और अब वही उनका घर है, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता, तुम वापस अपनी कंट्री चले जाओ। ये सुनकर जोशुआ मायूस हो जाता है। दरअसल तुर्की में माहौल अभी भी गर्म होता है। वहाँ पर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही होती हैं, क्योंकि तुर्की के लोग उस जंग को अभी भी नहीं भूले होते हैं। वो ब्रिटिश लोगों से नफरत करते हैं, जिनमें से एक आयशा भी होती है। एक दिन जब जोशुआ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो आयशा के फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तब वो जवाब देता है कि वो अब नहीं रही। ये सुनकर आयशा को बहुत दुख होता है। आयशा उसे पूछती है कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं, लेकिन इस सवाल का जोशुआ के पास कोई जवाब नहीं होता। आयशा उसे बताती है कि आपको अगर गलीपोली जाना है तो आपको किसी मछुआरे को ढूंढना होगा, अगर आप उसे अच्छे पैसे देंगे तो वो आपको वहाँ ले जाएगा। ये सुनकर जोशुआ उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो गलीपोली जाने के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से ओरान भागता हुआ आता है, जो जोशुआ को एक तस्वीर देता है और कहता है कि आप वहाँ जाकर मेरे पापा को ढूंढना, वो कई सालों से घर नहीं आए हैं और मुझे उनकी बहुत याद आती है। जोशुआ उसे पूछता है कि फिर जो होटल में आदमी है वो कौन है। ओरान कहता है कि वो मेरे चाचा हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा एक विडो है और उसका हस्बैंड गलीपोली की जंग में शहीद हो गया है। शायद इसीलिए वो ब्रिटिश लोगों से नफरत करती है। अब जोशुआ वो तस्वीर अपने जेब में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ कर्नल के आदमी को एक राफ्ट दिखाई देती है। दरअसल वो जोशुआ होता है। कर्नल उसे कहता है कि वो जो कोई भी है उसे मेरे टेंट में लेकर आओ। अब जोशुआ को कर्नल के पास लाया जाता है। कर्नल जोशुआ को बताते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे बेटों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और अगर वो हमें मिल गए तो हम उन्हें दफना के उनके ग्रेव पर तख्ती लगा देंगे। जोशुआ उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर मारे गए थे। वो अपनी बुक में से एक नक्शा निकालता है और कर्नल को देता है। तभी उसके बेटों की तस्वीर नीचे गिर जाती है और जब मेजर हसन वो तस्वीर उठाता है तब वो उनके बेटों को पहचान लेता है। अब जोशुआ को वापस जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो बहुत जिद्दी होता है। वो वापस नहीं जाता और वो समंदर के किनारे ही बैठा रहता है। कर्नल अपने आदमियों से कहता है कि उसे खाना और एक कंबल दे देना। अब अगले दिन मेजर कर्नल से कहता है कि हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौता ऐसा बाप है जो अपने बेटों को ढूंढने आया है। कर्नल कहता है कि इसके बेटों को ढूंढना बहुत मुश्किल है और ये बात आप भी जानते हो। मेजर कहता है कि मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ उसके बेटों की मौत हुई थी। ये सुनकर कर्नल भी जोशुआ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोशुआ को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसके बेटे मारे गए थे। अभी हमें यहाँ पर वार का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जोशुआ के तीनों बेटे एक साथ लड़ रहे होते हैं। जोशुआ भी उन पलों को महसूस कर रहा होता है। तभी आर्थर का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके दोनों भाई कवर में चले जाते हैं, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए वो दोनों कवर फायर देने लगते हैं, पर तभी एक मशीन गन उन दोनों को छली कर देती है। जोशुआ ठीक उसी जगह उन्हें खोदने को कहता है और उन्हें वहाँ खोदने पर एडवर्ड की रिमेन्स मिल जाती हैं। शायद जोशुआ ने ये महसूस कर लिया था कि वो कहाँ मारे गए थे। दरअसल एडवर्ड के गले में जो लॉकेट होता है उसी के जरिए लाश की पहचान की गई होती है। उसकी खोपड़ी में एक आर पार होल होता है और ये सब दूर खड़ा हुआ जोशुआ देख रहा होता है। वो एडवर्ड की लाश को देखना चाहता है, लेकिन कर्नल उसे मना कर देता है क्योंकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां बची हैं। इसके बाद उसे वापस स्टैंड में भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद कर्नल उसे खबर देता है कि हमें हेनरी भी मिल गया है। जोशुआ कहता है कि अभी भी आर्थर को ढूंढना बाकी है। कर्नल कहता है कि हमने हर जगह छान ली है, लेकिन हमें आर्थर की रिमेन्स कहीं नहीं मिली। अब जोशुआ अपने बेटों को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की बात करता है, लेकिन कर्नल कहता है कि तुम उन्हें यहीं दफन कर दो, क्योंकि अब यही उनका घर है। इसके बाद जोशुआ उसकी बात मान जाता है और उसके दोनों बेटों को दफना दिया जाता है। अगले दिन वो यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है कि तभी वहाँ पर मेजर आता है, जो उसे एक लिस्ट दिखाता है। वो उसे बताता है कि ये लिस्ट उन सोल्जर्स की है जिन्हें बंदी बनाया गया है और उसमें आर्थर का नाम भी है। मतलब कि आर्थर जंग में नहीं मरा था, बल्कि अब भी वो जिंदा है। ये सुन के जोशुआ दिली दिल बहुत खुश होता है और वापस आयशा के होटल में आ जाता है। अगले दिन वो वापस ब्रिटिश मिलिट्री हेडक्वार्टर में जाता है ताकि वो आर्थर के बारे में पता लगा सके कि वो कहाँ पर कैद है, लेकिन ऑफिसर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। वो जोशुआ से कहता है कि मैंने तुम्हें गलीपोली जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहाँ क्यों गए।
वो जोशुआ का पासपोर्ट छीन लेता है और उसे बताता है कि मैं थर्सडे को तुम्हारा पासपोर्ट और कोलकाता की टिकट लेकर तुम्हारे होटल आऊंगा और तुम्हें वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से जोशुआ को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, इसीलिए वो मेजर का पीछा करता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन तभी जमाल उसे पकड़ लेता है और वो जोशुआ को मारने की बात करता है, लेकिन मेजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे वापस होटल पहुंचा दिया जाता है। जोशुआ के बारे में काफी कुछ जानने के बाद आयशा भी अब उससे नफरत नहीं करती। वो रात को जोशुआ के साथ काफी बातें करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड जंग में मारा जा चुका है, लेकिन वो अभी भी मानती है कि उसका हस्बैंड जिंदा है। दरअसल ये उसकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का भाई जो शादीशुदा होता है वो अब आयशा को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है। वो उसे फोर्स कर रहा होता है कि औरान के मुस्तकबिल के लिए उसे ये शादी करनी होगी, लेकिन आयशा हमेशा उसको ये कहकर उसकी बात को टाल देती थी कि मेरा हस्बैंड अभी भी जिंदा है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब एक दिन ऐसे ही शादी को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उमर आयशा को मारने लगता है। तभी वहाँ पर जोशुआ आ जाता है जो उमर को धक्का देता है। इस बात से उमर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ आयशा भी जोशुआ पर गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि तुम हमारे बीच में क्यों आए, तुमने हालात को और भी बिगाड़ दिए है। वो गुस्से में उसको इस होटल से चले जाने को कहती है। जोशुआ अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकलता है तभी उमर और उसके आदमी उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है जो जोशुआ को अपने साथ ले जाता है और जोशुआ का बैग ओरहान अपने होटल में वापस ले जाता है। मेजर और जमाल जोशुआ को बताते हैं कि पिछले रिकॉर्ड्स देखते हुए तुम्हारे बेटे को फ्यूल ले जाया गया था, लेकिन अब हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। मेजर उसे बताता है कि तुम कल ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। मैं और जमाल अनकरा के ईस्ट में जा रहे हैं क्योंकि मुस्तफा कमाल अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। हम अफ्यून से ही गुजरेंगे जहाँ हम तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढेंगे। उस रात जोशुआ और मेजर काफी बातें करते हैं और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेजर जोशुआ को एक किस्सा सुनाता है। जब गालीपोली वार चल रहा था, मेजर कहता है कि जब मैं पहले ऑस्ट्रेलियन से मिला, वो एक नौजवान लड़का था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो हमारे निशाने पर था, उसकी तरफ 1000 बंदूकें थी। वो मेरे पास आया और हमने साथ में सिगरेट पी, लेकिन जब वो चला गया तब मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे सिगरेट चुरा लिए थे। अब इसके बाद रात को जोशुआ अपना बैग लेने वापस होटल जाता है, जहाँ आयशा उसे माफी मांगती है और जोशुआ के लिए खाना भी बनाती है। उस रात ये दोनों काफी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगली सुबह ब्रिटिश ऑफिसर होटल पर आता है क्योंकि आज वो जोशुआ को वापस भेजने वाले हैं, लेकिन जोशुआ वापस जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो आयशा की मदद से वहाँ से भाग जाता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिसमें मेजर और उसके सोल्जर्स जाने वाले थे। तभी मेजर देखता है कि गांव जल रहा है और कई लोग वहाँ से जा रहे हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ग्रीक सोल्जर्स आसपास ही हैं। वो जोशुआ को बताता है कि एक वक्त था जब वो हम एक थे, लेकिन अब हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। और तभी ग्रीक सोल्जर्स ट्रेन पर अटैक कर देते हैं और मेजर के कई सोल्जर्स को मार देते हैं। वो मेजर और जमाल को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन जोशुआ उन्हें बचा लेता है। लेकिन जमाल यहाँ पर बहुत जख्मी हो गया होता है, उसे गोलियां लगी होती हैं और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब जोशुआ और मेजर घोड़े लेकर एफ्रीन पहुंचते हैं ताकि शायद वहाँ पर उन्हें आर्थर मिल जाए। तभी जोशुआ एक विंड मिल को देखता है और वो समझ जाता है कि ये काम आर्थर ही कर सकता है। वो भागकर चर्च में जाता है जहाँ वो अपने बेटे आर्थर को देखता है, यानी कि फाइनली उसने आर्थर को तलाश लिया। जहाँ उसे अपने बेटों की रिमेन्स मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, उसके बदले उसे उसका बेटा मिल गया होता है। वो अपने बेटे को गले लगाकर बहुत रोता है। तभी वहाँ पर मेजर भी आ जाता है। आर्थर कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपने भाइयों का ख्याल नहीं रख पाया। वो बताता है कि हेनरी के चेहरे पर गोली लगी थी, वो सिर्फ कुछ ही पलों तक जिंदा रहा और फिर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन एडवर्ड का खून घंटों तक बहता रहा और वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें रुकी नहीं रही थी, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने चीखते हुए मुझे कहा कि मुझे गोली मार दो। तब मुझे ना चाहते हुए भी उसके सर पर गोली मारनी पड़ी। दरअसल आर्थर अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसलिए वो घर वापस चलने से मना कर देता है। तब जोशुआ कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही और अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर आर्थर घर चलने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीक सोल्जर्स आ जाते हैं जो उस गाँव को तबाह करने लगते हैं। मेजर कहता है कि अब मुझे निकलना होगा और आप लोग भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ। जाते वक्त वो जोशुआ को बताता है कि तुम्हारे बेटे पर सिगरेट का एक पैकेट और माचिस उधार है, मतलब कि वो आर्थर ही था जिसने 1000 दुश्मन सोल्जर्स के बीच में से सिगरेट्स चुरा लिए थे। अब आर्थर और जोशुआ वापस होटल जाते हैं और जोशुआ को अपने बेटे के साथ देखकर आयशा को बहुत खुशी होती है। इसी के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।